गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ लेक्चर 2 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेमिंग, IUPAC नेमिंग्स ऑफ एल्कीन, आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो करना है रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ ऑफ एल्कीन्स। रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ ऑफ एल्कीन में आपके पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जो आपने एल्कीन की स्टेबिलिटी पढ़नी है वो आपने एक दूसरे की एल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कंपेयर करके पढ़ना है। तो मतलब जो आपने स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पढ़ना है वो विद कंपैरिजन पढ़ना है कि एक एल्कीन दूसरे से ज़्यादा स्टेबल है तो कैसे स्टेबल है, और वो डिपेंड करता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of alkene is completely hydrogenated। जब आप 1 मोल ऑफ एल्कीन को completely हाइड्रोजनेट कर देते हो तो हमारे पास एल्केन बनता है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब आपको ये भी पता है अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब प्रोडक्ट ईजिली फॉर्म हो रहा है और ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। और अगर कंपेयर करें तो उसका रिएक्टेंट एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट क्या है? कम स्टेबल है, ठीक है। तो कंपैरिजन कर लेते हैं हम सिस एंड ट्रांस एल्कीन का ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो आपके पास सिस टू ब्यूटीन है, ट्रांस टू ब्यूटीन है। अगर आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करते हैं तो सिस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज होता है 119.6 और ट्रांस टू ब्यूटीन के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है 115.4। मीन्स ट्रांस जो है वो कम एनर्जी रिलीज कर रहा है, सिस ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। दोनों का कंपैरिजन में सिस का प्रोडक्ट ईजिली फॉर्म हो रहा है एज कंपेयर टू ट्रांस, ठीक है, क्योंकि कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट इतना ईजिली फॉर्म नहीं हो रहा जितना सिस का हो रहा है, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि सिस की हाइड्रोजनेशन करना आसान है एज कंपेयर टू ट्रांस, और मतलब सिस ज़्यादा रिएक्टिव हुआ एज कंपेयर टू ट्रांस, तो ट्रांस क्या हुआ? कम रिएक्टिव हुआ तो मोर स्टेबल हुआ, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ट्रांस की क्या हुई? ज़्यादा हुई। तो अब आप एक और रीज़न देख सकते हो कि इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है और इधर कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो यहाँ पर कम एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब ट्रांस के पास 4 किलो जूल ऑफ एनर्जी क्या है? कम है, और सिस के पास 4 किलो जूल ऑफ एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। अगर उसके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम, और ट्रांस की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। जितनी एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ट्रांस टू ब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल है, सिस टू ब्यूटीन क्या है? कम स्टेबल है। तो मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स डिपेंड्स अपॉन द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जितनी अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी? ऑफ एल्कीन। मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट उतनी क्या होगी? कम होगी, ठीक है, जितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। अब आपके पास इसके बेसिस पे कंसिक्वेंसेस आते हैं। अब आपने ये तो देख लिया कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम रिलीज़ हो रही है किस केस में? ट्रांस केस में। बट इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? ऐसा क्यों कि ट्रांस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम रिलीज़ हो रही है और सिस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा? तो आप देखोगे कि ट्रांस एल्कीन इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सिस एल्कीन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ ट्रांस एल्कीन इज़ लेस। बट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? अब आपको पता है कि ट्रांस में क्या होता है? दो बल्की ग्रुप क्या होते हैं? ऑपोजिट साइड होते हैं। बट सिस में आपके पास क्या होता है? दोनों बल्की ग्रुप क्या होते हैं? सेम साइड में होते हैं। तो ये क्या करते हैं? हिंड्रेंस कॉज करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो जाती है? क्राउडिंग हो जाती है सिस में, ट्रांस में क्राउडिंग नहीं होती। अगर सिस में क्राउडिंग है आपके पास तो यहाँ पर वॉन डर वाल स्ट्रेन आ जाता है, जबकि यहाँ पर वॉन डर वाल स्ट्रेन क्या होता है? थोड़ा कम होता है, ठीक है। यहाँ वॉन डर वाल स्ट्रेन कम है, यहाँ वॉन डर वाल स्ट्रेन ज़्यादा है। जहाँ वॉन डर वाल स्ट्रेन ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, जहाँ वॉन डर वाल स्ट्रेन कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसलिए ट्रांस एल्कीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू लेस क्राउडिंग एंड लेस वॉन डर वाल स्ट्रेन, ठीक है। एक तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से ये रिजल्ट निकलता है। दूसरा रिजल्ट क्या निकलता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। अब ऐसा क्या होता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कम स्टेबल होती है। ऐसा क्यों होता है हमारे पास? देखो आपने क्या देखा, ये आपके पास एल्कीन बन रहा है, इधर भी एल्कीन। आपने सिर्फ डबली बॉन्डेड कार्बन्स को देखना है। ये कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है।
एक कार्बन के साथ तो दोनों के साथ एल्काइल है, इधर एक के साथ क्या है, दोनों हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक है। इधर आपके पास एक के साथ कार्बन के साथ एल्काइल लगा है, एक के साथ हाइड्रोजन, एक के साथ एल्काइल। तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन हुआ, जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होते हैं डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ। यहाँ पर कितने का एल्काइल है, 1 2, और यहाँ पर 1 2 एंड 3, क्योंकि ये CH3 डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है। यहाँ देख लो आप ऐसे, ये CH3 कैसे लिखोगे आप, ऐसे। तो यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप। तो अब बात करते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन्स की। जो डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ कार्बन होता है हम उसको कंसीडर करते हैं अल्फा, इधर भी ये अल्फा। तो जिसके साथ ये अल्फा कार्बन है तो जो इसके साथ हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 and 2 5। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन्स है, 3 3 6 and 3 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हो गए। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, मोर विल बी द हाइपर कॉन्जुगेटिव इंटरैक्शन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ये देखो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या है CH2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ CH3, ठीक है। ये कैसे है, यहाँ पर CH3, इसको मैं ओपन करके लिख देती हूँ, ठीक है, CH3। यहाँ पर क्या है आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है आपके पास हाइड्रोजन। अब क्या होगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, ये पार्शियल नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये H, ये नेगेटिव हो गया, इधर से ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और इसके साथ क्या अटैच्ड है, CH2 CH3, इसको अभी ऐसे ही लिख देती हूँ, आगे शो करती हूँ आपको। यहाँ पर CH अब इस कार्बन के साथ डायरेक्टली ये कार्बन अटैच्ड है, ये कार्बन अटैच्ड है। इसके साथ कितने हाइड्रोजन, 3, इसके साथ 2, टोटल कितने हो गए, 5 हाइड्रोजन्स। अब यहाँ पर क्या करेगा, ये हाइपर कॉन्जुगेटिव इंटरैक्शन शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास H, ये यहाँ नेगेटिव, यहाँ C, यहाँ पर क्या आ गया आपके पास डबल बॉन्ड C, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, इसके साथ हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन इसके साथ वो लगा ही है CH2 और CH3 ग्रुप। तो इसी तरह ये वाले हाइड्रोजन्स भी हाइपर कॉन्जुगेटिव इंटरैक्शन शो करेंगे, ये वाले हाइड्रोजन भी। तो कितने हो गए, 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3 3 3 9। तो यहाँ 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे और इधर कितने होंगे, 9। तो जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन। तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। तो आपके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से ये 2 कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ज़रा, इधर कितने एल्काइल ग्रुप है डबली बॉन्डेड के साथ, 4, इधर 2 और 1 3, इधर 2, इधर भी कितने हैं, 2। तो ऑलमोस्ट इक्वल होएगी इनकी। इधर कितने हैं, 1 और इधर 0। तो जो सबसे कम सब्स्टिट्यूटेड होगा, जो सबसे कम एल्काइलेटेड होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। तो हमारे पास 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स है। फर्स्ट इज डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, सेकेंड इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, थर्ड इज हॉफमैन एलिमिनेशन। तो सबसे पहले तो आपको इनका मतलब समझना है। फर्स्ट इज डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। डिहाइड्रोहेलोजनेशन का मतलब क्या होता है, डी मतलब होता है एलिमिनेशन, डी मतलब आपने कुछ रिमूव करना है, और क्या रिमूव करना है, हाइड्रोहेलोजनेशन है, तो मीन्स हाइड्रोजन और हेलोजन, ठीक है। तो डिहाइड्रोहेलोजनेशन मतलब आपने एल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन और हैलाइड निकालना है और फिर एल्कीन बनेगा आपके पास। तो अब वो बनेगा कैसे, अब आपने देखना है। हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये जो कार्बन है इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, जिसके साथ हेलोजन लगा है, और नेक्स्ट कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन।
तो अल्फा कार्बन से हैलाइड आयन की एलिमिनेशन होती है, ये हैलाइड आयन यहाँ से जाता है। नेक्स्ट बिल्कुल साथ वाला बीटा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देता है, बट ये रिएक्शन होती किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। आपने याद रखना है एक्वस KOH नहीं लेना है, अगर एक्वस ले लोगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट वेरी कर जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, OH, एल्कीन फॉर्मेशन नहीं होगी। तो यहाँ से हैलाइड आयन एलिमिनेट किया, इधर से हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया, वो प्रोटॉन बन के बाहर जाएगा। तो हैलाइड आयन X नेगेटिव बन के बाहर गया, वो K पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो गया KX, H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ वाटर एलिमिनेट हुआ और इन दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो आपके पास एल्कीन बन गई है। अब सिमिलरली इधर देखो CH3 CH2 Cl एल्कोहलिक KOH, इस कार्बन से तो हैलाइड आयन जाएगा और इस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इधर से मैंने एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो CH2 हो गया, डबल बॉन्ड इधर से हेलोजन निकाल दिया मीन्स हैलाइड आयन, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया KCl प्लस H2O। तो ये हमारे पास बन गया एल्कीन। अब आप इधर देखो ज़रा, इधर क्या है आपके पास CH3, अब इसको ओपन करके कैसे लिखो CH, अब ये I किसके साथ होगा, सेंटर वाले कार्बन के साथ, क्योंकि इस कार्बन के भी 4 है इसके भी 4 है। अगर आयोडाइड इधर लगा है, आयोडीन इधर लगा है, तब भी इसके पास 4 बॉन्ड होंगे, तो CH3। अब देखो ये तो अल्फा हो गया, बट बीटा कितने हो गए, 2। तो आपने एक चीज़ देखनी है, दोनों बीटा किसके आए, सेम है। अब हमारे पास ये दोनों बीटा कार्बन्स क्या है, सेम है। अगर दोनों बीटा कार्बन सेम है, इसके पास से तो क्या जाएगा, आयोडाइड आयन, ठीक है। और इन दोनों में से किसी एक से भी हाइड्रोजन निकाल दो बिकॉज बोथ आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ध्यान से देखो ज़रा, इधर मैं इधर वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल रही हूँ, तो इधर वाले कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड आएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड, इधर से तो आयोडाइड निकल गया CH, और यहाँ पर CH3 ये एज सच रहा, प्लस KI प्लस H2O। तो आपने याद रखना है बीटा वाले कार्बन से क्या रिमूव होगा, क्या एब्स्ट्रैक्ट होगा, हाइड्रोजन मींस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो अब जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है हमने मैकेनिज्म। इसका जो मैकेनिज्म होता है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। तो कंसर्टेड का मतलब सबसे पहले होता है सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, ठीक है, मीन्स साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब ये जो मैकेनिज्म फॉलो करता है वो करता है E2 मैकेनिज्म। सबसे पहले आपको E2 का मतलब पता होना चाहिए। E2, E से मतलब है एलिमिनेशन एंड 2 स्टैंड्स फॉर बायमॉलिक्यूलर। बायमॉलिक्यूलर का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द 2 जो भी प्रेजेंट है हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स, ठीक है, दैट इज एल्काइल हैलाइड, और बेस है हमारे पास एल्कोहलिक KOH, किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। नाउ कंसर्टेड मैकेनिज्म है, तो इस रिएक्शन में ये सिंगल स्टेप है, तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, कोई इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होगा। तो अब ये रिएक्शन होगी कैसे, देखो आप, सबसे पहले तो बेस है एल्कोहलिक KOH, उसमें OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, वो किसकी तरह काम करेंगे, एज अ बेस। तो सबसे पहले बेस क्या करेगा, ये कार्बन के साथ कौन है, हेलोजन। हेलोजन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। जब ये इधर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ये क्या करेगा, साथ वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेगा। साथ वाला कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, वो क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को लेगा। जब वो अपने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को लेगा तो वो हाइड्रोजन किसी बेस की प्रेजेंस में ईजिली H पॉजिटिव बन के बाहर चला जाएगा। बेस क्या करेगा, इधर से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन मीन्स ये विदाउट इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट कर देगा बॉन्ड की फॉर्म में, मीन्स पूरे बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देगा, ठीक है। आई मेरी बात समझ में, यहाँ पर बेस है, बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H पॉजिटिव बन के ले लेगा इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन इधर से दे देगा तो बॉन्ड बन जाएगा। ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगा, ये हैलाइड आयन बाहर X नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है इधर से, ये चीज़ याद रखनी है आपने। तो यहाँ पर देखो अब आपके पास क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में तो डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड्स एज सच जो इसके साथ 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, बेस का बॉन्ड बन गया विथ हाइड्रोजन, ठीक है,
और हेलाइड आयन हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट हो गया बाहर, ठीक है। तो ये है हमारे पास मैकेनिज्म फॉर द dehydrohalogenation of alkyl halide. Now this involves removal of hydrogen and halogen situated trans to each other. यहाँ पे जो हाइड्रोजन और हेलोजन एलिमिनेट होते हैं वो कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के ट्रांस होने चाहिए, ताकि सिस की वजह से कोई स्टेरिक हिंड्रेंस बेस को एक्सपीरियंस ना करनी पड़े। तो ट्रांस होगा तो ईजिली प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ ओरिएंटेशन ऑफ डीहाइड्रोहेलोजनेशन। ओरिएंटेशन क्या है डीहाइड्रोहेलोजनेशन की? अभी आपने देखा कि आयोडाइड वाले केस में दोनों बीटा कार्बन्स जो थे वो सेम थे, ठीक है। बट अगर आपके पास बीटा कार्बन्स क्या हो, डिफरेंट हो, तब कैसे प्रोडक्ट बनता है, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है और कौन सा प्रोडक्ट माइनर होता है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर एल्फा कार्बन के साथ एल्फा पोजीशन पर Cl, मतलब ये क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, क्योंकि जो जिसके साथ कार्बन अटैच्ड है वो फर्दर दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये कैसा है, सेकेंडरी। तो इसका नाम क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। जब आप इसको ट्रीट करते हो विद एल्कोहलिक KOH, तो आपके पास दो बीटाज हैं, एक बीटा CH3 की फॉर्म में है, एक CH2 की फॉर्म में है। अब क्या करोगे, यहाँ से तो हेलाइड आयन चला जाएगा, ठीक है। या तो हाइड्रोजन आप यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, या फिर हाइड्रोजन यहाँ से निकालोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। अब दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर इधर से आप हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कराते हो तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH3 2 ब्यूटीन बनेगा। अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकलवाते हो तो यहाँ पर 1 ब्यूटीन बनेगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब एक चीज़ देखनी है आपने, कौन सी एल्कीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ज़्यादा स्टेबल है। अब देखो यहाँ पर डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ एल्काइल ग्रुप देख लो कितने हैं, 1 इसके साथ 1 इसके साथ, कितने हो गए 2। इधर डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ कितने एल्काइल ग्रुप है, इसके साथ तो 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ 1 हाइड्रोजन है ये वाला और 1 एल्काइल ग्रुप है, तो इसके साथ 1 एल्काइल ग्रुप है, इसके साथ 2 एल्काइल ग्रुप है। तो कौन ज़्यादा एल्काइलेटेड हुआ, कौन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड हुआ, ये वाला एल्कीन। तो जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है वो मोर स्टेबल होता है और वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो इसका मतलब अगर इधर से बीटा हाइड्रोजन, इस वाले से हाइड्रोजन रिमूव कराना क्या होगा, प्रेफरेबल होगा, वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन उसी से बन रही है और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। तो यहाँ से आपके पास 80% बनता है, अगर इधर से आप हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कराते हो तो आपके पास 20% बनता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पास कि what will be the major product for the dehydrohalogenation of secondary butyl chloride। तो हमें मेजर प्रोडक्ट पता होना चाहिए, वो तभी पता होगा जब हमारा प्रोडक्ट स्टेबल होगा, मतलब हमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के बारे में पता होगा, ठीक है। नाउ वन टर्म इज़ द सेटजेफ रूल, ठीक है। अब आपने स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन तो पढ़ लिया कि मोर एल्काइलेटेड और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। अब इस रूल को हमने डिफाइन कर दिया सेटजेफ की फॉर्म में। तो सेटजेफ क्या बोलते हैं, जनरली तो वो ये बोलते हैं कि मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया व्हेन एन एल्काइल हैलाइड कैन अंडरगो एलिमिनेशन इन 2 डिफरेंट वेज। जैसे यहाँ पर 2 डिफरेंट वेज से क्या हो सकती थी, डीहाइड्रोहेलोजनेशन हो सकती थी। तो जहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, व्हेन एन एल्काइल हैलाइड कैन अंडरगो एलिमिनेशन इन 2 डिफरेंट वेज फॉर्मिंग अ मिक्सचर ऑफ 2 प्रोडक्ट्स, the preferred product is the alkene which is more alkylated at the doubly bonded carbon atom। तो क्या बोल रहे हैं कि प्रेफर्ड एल्कीन कौन होगी, जो मोर एल्काइलेटेड होगी एट द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स। तो मोर एल्काइलेटेड ये वाली एल्कीन है, इधर 4 है इधर 2 है, तो ये इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। नाउ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स इन डीहाइड्रोहेलोजनेशन। डीहाइड्रोहेलोजनेशन में हम डिफरेंट एल्काइल हैलाइड भी ले सकते हैं, एल्काइल आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड। तो वो बोल रहे हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो देखो जिसका बॉन्ड वीक होगा वही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो RI RBR सबसे लार्ज
हेलाइड आयन कौन सा है? आयोडाइड, ठीक है। तो अगर आपके पास आयोडाइड आयन है तो साइज ऑफ हेलाइड आयन इंक्रीजेस, जैसे जैसे साइज आयोडाइड हेलाइड आयन का इंक्रीज होगा वैसे वैसे कार्बन और आयोडाइड की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती जाएगी, कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसी तरह यहाँ हेलाइड आयन का साइज ज़्यादा है तो यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी, ये ज़्यादा इजीली ब्रेक हो जाएगा और ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एल्काइल हेलाइड्स। अब ये एल्काइल हेलाइड अगर आप हेलाइड को चेंज कर रहे थे तो था, ठीक है, बट अब यहाँ पर आपने एल्काइल्स मतलब ब्रांचिंग चेंज करनी है, एक टर्शरी रखना है, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी। तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा आपके अकॉर्डिंग टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी में से? तो देखो अगर आप टर्शरी को लेते हो तो प्रोडक्ट कैसा बनता है, मोर सब्सटीट्यूटेड। इधर से हेलाइड जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो एक कार्बन के साथ तो 2 एल्काइल ग्रुप रहेंगे ही रहेंगे। अगर आप इधर से हेलाइड निकालते हो तो इधर डबल बॉन्ड लगाते हो तो एक कार्बन के साथ एक एल्काइल रहेगा। अगर इधर से हेलाइड निकालते हो इधर डबल बॉन्ड लगाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये लेस सब्सटीट्यूटेड होगा, ये मोर सब्सटीट्यूटेड और ये सबसे ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड। तो जितना ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनाएगा वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा और वो इजीली भी फॉर्म होगा। तो वो कौन बना सकता है, टर्शरी वाला बना सकता है, सेकेंडरी वाला उससे कम सब्सटीट्यूटेड और प्राइमरी वाला उससे कम सब्सटीट्यूटेड एल्काइल हेलाइड बनाएगा, ठीक है। तो टर्शरी विल बी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। इट विल फॉर्म मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनाएगा उसके लिए ट्रांजिशन स्टेट भी क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बना रहा है तो उसकी ट्रांजिशन स्टेट भी ज़्यादा स्टेबल होगी। और जो ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी वो ईजिली फॉर्म होगी, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए होगी, हमें कम चाहिए होगी, ठीक है। बस आप ऐसे याद रखो कि टर्शरी इज़ मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी बिकॉज टर्शरी इज़ मोर tertiary alkyl halide is more alkylated, means more branching is involved in tertiary alkyl halide, so it will form more substituted alkene, ठीक है। और more substituted alkene जो बनाएगा उसमें स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड जो कि फॉलो करता है E2 मैकेनिज्म, ठीक है। नाउ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है, मीन्स एलिमिनेशन ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन मतलब आपने वाटर रिमूव कराना है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, आपके पास होना क्या चाहिए रिएक्टेंट, एल्कोहल, ठीक है। नाउ इट इज़ अ यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन नोन एज E1 रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, E1। उसमें क्या था, E2। अब E1 है तो एलिमिनेशन है, और 1 मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है सिर्फ एक ही इंटरमीडिएट पर, एक ही चीज़ पर, तो वो क्या होगी, इंटरमीडिएट, ठीक है। नाउ हेयर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जो होता है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। आपने याद रखना है आपके पास एल्कोहल होना चाहिए और एसिड होना चाहिए, हमने हीट करना है तो एक साइड से OH। अब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की सबसे पहली कंडीशन एल्कोहल एंड हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। तो यहाँ से OH नेगेटिव जाएगा, इधर से आपके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, किधर से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, ठीक है। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, इधर से OH, इधर से हाइड्रोजन, तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा बिटवीन बोथ कार्बन, ठीक है। अब आपके पास अगर प्राइमरी एल्कोहल लेते हो आप, तो हमारी कंडीशन है कि हमें 96% H2SO4 चाहिए, 443 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से OH चले जाएगा, इधर से हाइड्रोजन, तो हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, प्लस वाटर एलिमिनेट हो गया। अगर हम टर्शरी एल्कोहल लेते हैं तो 20% H2SO4 चाहिए और 355 केल्विन टेम्परेचर, मीन्स आपको कंडीशन थोड़ी कम हार्श चाहिए, यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए, यहाँ पर थोड़ी माइल्ड कंडीशन से काम चल जाएगा। अब इसका रीज़न क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू। अब यहाँ से OH जाएगा और
किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन चला जाएगा बिकॉज ऑल द ग्रुप्स आर सेम। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया है, तो इधर क्या आ गया CH2 और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है। ठीक है, यहाँ से OH निकल गया, ये कार्बन को हमने इधर शिफ्ट कर दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, और वाटर एलिमिनेट हो गया है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, आपने ध्यान से स्टडी करना है। इस मैकेनिज्म में क्या है आपके पास, सबसे पहले तो आपने क्या लिया है, एसिड। ठीक है, आपने एसिड कैसा लिया है, 96%, 20% मीन्स कुछ ना कुछ वाटर तो है ही है उसमें। तो वो क्या करता है, H3O पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होता है आपके पास। किस फॉर्म में, H3O पॉजिटिव। अब H3O पॉजिटिव आप कैसे लिखते हो, OH पॉजिटिव, यही होगा H3O पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन जब दो बॉन्ड विद दो लोन पेयर होता है तब वो न्यूट्रल होता है। जब उसका एक लोन पेयर बॉन्ड बनाने में यूज हो जाता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब आप वैलेंस की बात करते हो तो बॉन्ड में आपने एक ही इलेक्ट्रॉन काउंट करना होता है। तो 1 2 3 4 5 वैलेंस है। वैसे एक्चुअल में ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर एल्कोहल है, यहाँ पर H3O पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम इस पॉजिटिव को ख़त्म करें। तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपनी तरफ। जब उसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये पॉजिटिव कैसा हो गया, न्यूट्रल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नेगेटिव आता है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। अब ये H कैसा हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब इस पॉजिटिव को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होगी। अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी आपके पास एल्कोहल में कौन है, ऑक्सीजन। वो क्या करेगी, इधर से अपने इलेक्ट्रॉन देगी H पॉजिटिव को। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इधर से H पॉजिटिव को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये H इधर बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो आपके पास देखो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी है। ये देखो, ये तो एज सच रहा, ये वाला कार्बन तो एज सच रहा। इधर देखो O के पास 3 बॉन्ड्स बन गए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, तो और यहाँ से वाटर तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। ये रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। जब OH2 पॉजिटिव आपको कहीं भी दिखता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है। कैसा, गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास ऑक्सीजन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा तो इसके इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए, इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये वाटर बन के बाहर चला गया और हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। क्या बन गया अब हमारे पास, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और हमारे पास वाटर एलिमिनेट हो गया। तो ये क्या बन गया, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसी है, स्लो रिएक्शन है, और इस पे ही रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब क्या होगा आपके पास, जब कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया है तो अब आपके पास यहाँ पर OH2 पॉजिटिव, H2O तो पड़ा है आपके पास रिएक्शन में। ठीक है, ये H2O क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, ये इधर से H पॉजिटिव को लेगा, पॉजिटिव मतलब H अपने इलेक्ट्रॉन कहीं और दे देगा। वो कहाँ देगा, यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन ने तो अपना बॉन्ड बना लिया यहाँ पर, मींस इलेक्ट्रॉन दे दिए बॉन्ड की फॉर्म में यहाँ पर। तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा, बॉन्ड मतलब बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगा। तो ये हाइड्रोजन कैसा हो गया, H पॉजिटिव की तरह एग्जिस्ट करेगा। तो ये H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होगी। तो वाटर इस H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, इसने अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में, और H3O पॉजिटिव बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप मैकेनिज्म है। पहले अटैक ऑफ H पॉजिटिव आयन होता है ऑन एल्कोहल। ठीक है, सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और थर्ड स्टेप में वाटर जो है वो
डीप्रोटोनेशन करता है, ठीक है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और एल्कीन बनाता है। अब इस मैकेनिज्म को सपोर्ट करने के लिए कुछ एविडेंसेस हैं, एविडेंसेस मतलब कुछ फैक्टर्स हैं जो इस मैकेनिज्म को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने ये एविडेंसेस पढ़ने हैं। तो फर्स्ट इज रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, कि मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, अगर आपके पास टर्शरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी है, तो कौन इजीली डिहाइड्रेशन शो करेगा। तो हमने देखा कि टर्शरी वाला इजीली डिहाइड्रेशन शो करता है, फिर सेकेंडरी वाला और फिर प्राइमरी वाला। तो ऐसा होगा क्यों? क्योंकि टर्शरी एल्कोहल में क्या होगा, आपके पास टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा क्या, टर्शरी कार्बोकेटायन, ये देखो CH3 CH3 ऐसा ही फॉर्मेशन होगी, क्योंकि जिससे OH बाहर जाएगा उस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस केस में कैसा बनेगा, सेकेंडरी, और इस केस में कैसा बनेगा, प्राइमरी। और टर्शरी कार्बोकेटायन आपके पास क्या है, ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। वो ज़्यादा स्टेबल क्यों है हमारे पास, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटायन में 3 एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करेंगे, मींस ख़त्म करेंगे। तो इसलिए टर्शरी वाला क्या है, ज़्यादा स्टेबल है कार्बोकेटायन। सेकेंडरी में 2 एल्काइल ग्रुप है हमारे पास, प्राइमरी में एक ही एल्काइल ग्रुप होगा। तो जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप उतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा डोनेटिंग, उतना ज़्यादा डिस्पर्जन ऑफ चार्ज होगा, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन होगी, ठीक है। सेकंड फैक्टर जो हमने पहले पढ़ना है वो पढ़ना है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। मैंने आपको समझाना है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन पहले, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन में हमारे पास क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनता है। जो हम सोचते हैं उसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। नाउ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन में हमारे पास अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनता है। अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कैसे बनता है, देखो ज़रा, हमने अभी डिस्कस किया मैकेनिज्म में कि सबसे पहले यहाँ से क्या एलिमिनेट होगा, इस कार्बन के साथ से OH एलिमिनेट होगा, उसके साथ वाले से हाइड्रोजन। तो आपके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, इन दोनों के बीच में बस डबल बॉन्ड आ जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। बट एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या बनता है, इन 2 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड आता है। तो ऐसा क्या होता है कि इन 2 के बीच में डबल बॉन्ड आता है और ये वाला प्रोडक्ट मेजर, ये वाला प्रोडक्ट माइनर बनता है, बट माइनर बनता है। तो अनएक्सपेक्टेडली ये प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं कि ऐसा क्या होता है कि ये प्रोडक्ट क्यों बनता है, ठीक है। तो हमारे पास एक चीज़ आती है हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। सबसे पहले तो आपने सेम मैकेनिज्म फॉलो करना है। यहाँ पर आपके पास क्या है, एल्कोहल है, ये H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, H पॉजिटिव बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन इस H पॉजिटिव पर अटैक करेगा, तो ये यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, H ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बिकॉज OH2 पॉजिटिव इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक पॉसिबिलिटी क्या है, आप डायरेक्ट यहाँ से हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट करा दो, प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास माइनर वाला। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर हम लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकते हैं, कैसे, हाइड्राइड शिफ्ट करा के या फिर एल्काइल शिफ्ट करा के, अगर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं तो हम मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अभी तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच्ड है। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन मैं इस कार्बन को दे देती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया विद इलेक्ट्रॉन मीन्स विद बॉन्ड। तो ये क्या हुआ आपके पास, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1 उसको बोला जिसके पास कार्बोकेटायन है, 2 उसके साथ वाले को। हाइड्राइड मतलब H नेगेटिव मीन्स विद वो, मतलब वो विद इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंट। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना ये कार्बोकेटायन कैसा है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। कैसा कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी, क्योंकि इस कार्बोकेटायन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड है, 2 कार्बन अटैच्ड है। ठीक है, अब आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, या तो आप हाइड्रोजन यहाँ से निकालो या यहाँ से। अगर यहीं से निकालना था तो पहले वाला ही प्रोडक्ट बन जाता, फिर तो मेजर अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मैं कहाँ से हाइड्रोजन निकालूंगी, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जब आप हाइड्रोजन निकालोगे तो डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये यहाँ ऑक्सीजन अटैक करेगा। ठीक है, तो H3O पॉजिटिव बाहर चला गया, डबल बॉन्ड कहाँ आया, इन दोनों कार्बन्स के बीच में। तो ये कैसा प्रोडक्ट बन गया, मेजर प्रोडक्ट बन गया ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, तो ये किसकी वजह से है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन की वजह से है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना ये मैंने बॉन्ड इधर बॉन्ड के पास नहीं शिफ्ट किया, इस कार्बन को दिया है ये बॉन्ड मैंने, तभी यहाँ CH3 आया है और यहाँ कैसा चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये होता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट की। अगर पॉसिबिलिटी है मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने की तो हम मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएंगे। ठीक है, फिर प्रोडक्ट बनाएंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल ऑफ एल्काइल शिफ्ट। यहाँ पर जैसे उसमें आपने हाइड्राइड शिफ्ट किया, यहाँ हम क्या करेंगे, एल्काइल शिफ्ट। यहाँ क्या होगा, देखो जिसके साथ OH लगा है, अगर आप एसिड ले रहे हो तो वाटर एलिमिनेट होगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। ठीक है, आपके पास कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगी। अब पॉसिबिलिटी क्या है, इसके पास तो हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते थे, है ना, बट ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है। मेजर प्रोडक्ट कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। वो कैसे बनेगा, ये कैसा कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी, क्योंकि इस कार्बन के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड, अब इस कार्बन के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड है, 2। तो ये कैसा कार्बोकेटायन, सेकेंडरी। बट अब हम टर्शरी भी बना सकते हैं इसमें, कैसे, ये क्या करेगा, ये एल्काइल विद इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा इस कार्बन के पास। अगर ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगा तो ये कार्बन कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इस पर कैसा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पॉजिटिव आ गया, इसके साथ CH3 लग गया। अब ये क्या है हमारे पास, ये कैसा है अब, टर्शरी कार्बोकेटायन। ये टर्शरी कैसे है, देखो इस कार्बन के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड है, 1, 2 एंड 3। तो हमने लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बना लिया थ्रू एल्काइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, अब क्या पॉसिबिलिटी है, या तो हाइड्रोजन आप कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे, ये दोनों तो सेम है। या तो हाइड्रोजन कहाँ से निकाले, यहाँ से, या फिर हाइड्रोजन कहाँ से निकाले, यहाँ से। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, अगर आप यहाँ से एलिमिनेट करा, सॉरी यहाँ से हाइड्रोजन, अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हो तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा। अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकलवाते हो तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा। अब डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ एल्काइल ग्रुप काउंट कर लेते हैं, कितने, इधर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, इधर कितने हैं, 1, सॉरी ये नहीं, इधर ये दोनों डबली बॉन्डेड है, इसके साथ कितना है, 1, और इसके साथ तो कोई भी नहीं है, तो कितने एल्काइल ग्रुप हुए, 1, और इधर कितने हुए, 4। तो ये मोर एल्काइलेटेड है, मींस मोर सब्स्टिट्यूटेड है, और ये कैसा बनेगा, मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले अगर हम रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन या फिर हम अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमने कार्बोकेटायन लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनाना है, या तो एल्काइल शिफ्ट करा के या हाइड्राइड शिफ्ट करा के। ठीक है, तो जो आज हमने स्टडी किया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपने अच्छे से रीड करना है, इस लेक्चर को पढ़ना है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो मुझसे पूछ लेना है, आपने बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।